2022 में मेरे को एक भयंकर बीमारी हो गई जिसका नाम है टीबी, वो भी दूसरे स्टेज की। और दूसरे स्टेज की टीबी का जो डेथ रेशियो, मृत्यु दर है वो 80%। पोजीशन इतनी खराब हो गई कि घर पे खाने को कुछ नहीं था। और 6 महीने आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं, 3 महीने की कंडीशन थी, आज दे रहे कल देते, 6 महीना निकल गया। फिर एक दिन वो मकान वाला आके बोला कि आपके है ना 2 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको। मालूम पड़ा मेरे को कि ये धंधा पूरा चौपट कर दिया है। और मेरे को व्यापारी से फोन आने लगे कि आपका राजेश भाई पैसा बाकी है, 6-6 महीना 8-8 महीना हो गया, तो आप पैसा क्यों नहीं दे। तो मालूम पड़ा कि रुपये का घोटाला हो गया। तो मैं अगले साल फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 24-25 की, तो 24-25 में मैं 3 करोड़ टर्नओवर पे मैं सक्सेस हुआ। पहले तो मेरा नाम राजेश राठौड़, निजानंद नेचुरल्स एंड ऑयल मेरी कंपनी का नाम है और मैं वो कंपनी का फाउंडर हूँ। मेरी लाइफ जर्नी की मैं बात करूं तो मैं एक छोटे से गांव से आ रहा हूं जिसकी बस्ती करीबन 3 से 3.5 हज़ार है। और गांव में ज़्यादा कोई सुविधा वगैरह नहीं है, तो वो गांव से मैं आ रहा हूं। और मेरे पापा बेसिकल जो है वो ड्राइवर है, जो ट्रक ड्राइवर बोले जाते हैं। और ज़्यादा कोई बैकग्राउंड में कोई हेल्पफुल या पैसा कोई हमारे बैकग्राउंड में नहीं था। तो पापा की मेहनत से ही पूरा घर चल रहा था, कमाने वाले एक थे, हम तो छोटे छोटे थे। जब मैं एक बात करूं कि मैं 2 साल का था, तब पापा का एक टाइम पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि उसका एक डायनापेरन वो करीबन 90% उसमें जो हड्डी होती है ना, उसके करीबन 30 से 40 टुकड़े हो गए एक पैर के। तो मैं तो 2 साल का था, ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन कुछ कुछ बातें मेरे को याद है, बाद में मम्मी वगैरह सब बता रहे थे। तो वो चीज़ ऐसी आई कि लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो अंदर से जुनून होता है, तो अंदर से उनको क्या पावर मिला होगा। हालांकि जो हड्डियाँ टूटी थी, जो पैर से बाहर निकल गई थी, वो हड्डियाँ खुद उन्होंने चुनी थी जो टूटे थे, और पैर को खुद ने बांधा। कोई के रास्ते पे रात को 2:30 बजे हुआ था, मोरबी राजकोट हाईवे के बीच में। तो कोई था नहीं उस टाइम पे, तो खुद ने अपने आप से पैर बांधा। पैर तो पूरा ऐसे था। बाद में कोई गाड़ी वाला उठा के उनको अस्पताल वगैरह ले गया था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो भी वहाँ पे दाखिला वगैरह किया, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये चीज़ का ऑपरेशन का तो बहुत खर्चा है, आप क्या कर रहे होते हैं, हम तो ड्राइवर हैं, तो इस चीज़ का 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा है। तो इतना पैसा तो हमारे बैकग्राउंड में था नहीं। और ये जो बात है वो मेरे को आज 41 साल हुए, तो ये मैं 2 साल का था, करीबन 39 ईयर्स पहले की बात है। तब 2 से 3 लाख यानी अभी के 30-35 लाख की बात है। हाँ, तो उतना पैसा तो था नहीं कि वो कर सके। तो वहाँ से शिफ्ट होके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने इलाज वगैरह किया। और दूसरे थे वो ट्रांसपोर्टर, उनकी भी हेल्प वगैरह लगी उसमें। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर वगैरह के कांटेक्ट करके उन्होंने वो ऑपरेशन वगैरह क्लियर करवाए। तो डॉक्टर ने जब 6 महीना वहाँ पे अस्पताल में रहे, 6 महीने के बाद जब उनको छुट्टी दी, तो 3 साल तक उनको काम करने के लिए सख्त मना किया था कि 3 साल तक आपको कोई भी काम नहीं करना है, खास करके गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि उसमें पैर का ही काम होता है, ब्रेक वगैरह में। तो वो चीज़ जो बताई, तो उसके हिसाब से पापा घर पे रहे। पोजीशन इतनी ख़राब हो गई कि घर पे खाने को कुछ नहीं था, और कमाने वाले एक थे, बैकग्राउंड में कुछ नहीं था। किराए के मकान में रहते थे, किराए का घर था हमारा, और किराया भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसी सब पोजीशन हो गई थी। और धीरे धीरे ऐसी चीज़ हो गई कि घर में राशन वगैरह सब खत्म हो गया, और अड़ोस पड़ोस से कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे के जाता था, ऐसी सिचुएशन थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि पैर वगैरह दुखते रहते हैं, तो मेरा मम्मी उनके पैर दबा रही थी। तो एक बार उन्होंने क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा जल्दी से बोली नहीं जाती, अंदर से कभी नहीं बोली होती, तो पैर दबाते दबाते उन्होंने एक बात की, कभी सिचुएशन ऐसी है, घर में खाने के लिए है नहीं, कभी एक टाइम खाते नहीं खाते, बच्चे हमारे 3 हैं, हम 3 भाई है, बहन कोई है नहीं हमारी, तो 3 अपने बच्चे हैं। अभी घर पे घर कैसे चलेगा, अभी और भी 1-1.5 साल आपको बेड रेस्ट रहना है, तो कैसे चलेगा। अगर आप मेरे को परमिशन दो, तो मैं अड़ोस पड़ोस के घर वाले हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं, तो कपड़े बर्तन में उनके घर पे करके आऊँ, तो मेरे को वो लोग पैसा देंगे तो अपना गुजारा चले। तो पापा ने उनको बोला कि अभी मैं जिंदा हूँ, जब मैं मर जाऊँ ना, तब वो तुमको काम करना है, लेकिन अभी आपको नहीं काम करना है, वो जिम्मेदारी मेरी। अभी भी जैसे चल रहा है, कुछ भी करो, अपने पास जो है वो बेच दो, जैसे तैसे करके टाइम चला लो, मैं जब खड़ा हूँगा तो ये सिचुएशन पूरी कंट्रोल कर दो। तो ये उसका एक विल पावर था कि उसमें ऐसा लगा कि भाई मेरी कितनी भी खराब सिचुएशन है, अभी
मैं कपड़े बर्तन के लिए तो नहीं भेजूंगा, जॉब करनी है तो अलग चीज़, लेकिन उसके लिए तो मैं नहीं भेजूंगा। तो फिर भी वो थोड़ा चलता रहे घर में, लेकिन पापा ने वो सिचुएशन फेस की कि भाई मेरे को कुछ करना तो पड़ेगा। तो 1 से 1.5 साल हुआ ना, तो 1.5 साल में वो धीरे धीरे वो अपने से चलने के मूड में चलने लगे, लेकिन सबने मना किया कि नहीं चलो। फिर भी एक बार अचानक से वो किसी को बताए बिना, घर पे कोई नहीं था पहले तो, क्या हमारे घर में वो गांव में तो पानी वगैरह नल में आता नहीं था, तो गांव में एक तालाब है, तो वहाँ सब बर्तन लेके हम जाते थे, वहाँ से भर के लेके आते थे, उसी से नहाना, उसी से कपड़े धोना, वही सिचुएशन थी। मैं छोटा था तो इतनी छोटी बर्तन लेके घूमता था, मेरा भाई थोड़ा बड़ा था तो वो उससे बड़ा लेता था, एक उससे बड़ा भाई था तो वो थोड़ा बड़ा, मम्मी 3 ऊपर लेके चलती थी। तो ऐसे करके सब पानी वगैरह लेके आते थे। तो एक बार पापा अचानक निकल गए, तो सब आके पूछ रहे कि भाई पापा किधर है, तो पापा नहीं मिल रहे। आजू बाजू पूछा तो वो तो घोड़ी लेके, वो क्या बोलते हैं घोड़ी वगैरह होता है ना, वो लेके चले गए। वो तो किस साइड जा रहे थे, वो तो स्टैंड की तरह जा रहे थे, बस स्टैंड की साइड। तो वहाँ पे पूछा, वो तो एक ट्रक में गए हुए, तो किसी के साथ चले गए। तो वो उन्होंने उस दिन से काम स्टार्ट किया। हालांकि वो बाद में जानने को मिला, जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को वो सब जानने को मिला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। वो पैर जब ब्रेक लगाते थे ना तो उसकी चीख निकल जाती थी, इतना दर्द होता था, फिर भी गए क्योंकि उनके बच्चे छोटे। तो उनको ऐसा लगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को परिवार को चलाना है, ना कोई इनके रास्ते पे इनको रख देना है। तो इसके चलते उन्होंने वो चीज़ की। तो वो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जब मेरे को समझ में आया, तो ये चीज़ ये जो पॉइंट है मेरे को बहुत टच करके गया कि एक इंसान जो है वो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हमको तो सब उसके लिए करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा आगे बढ़े। तो फिर जैसे रेगुलरली बाद में आगे बढ़े, तो गांव में तो क्या टीवी वगैरह तो पहले के टाइम में थे नहीं, अभी तो सब आगे टेक्नोलॉजी। पहले टीवी वगैरह थे नहीं हमारे गांव में, मुश्किल से 1 या 2 घर में टेलीविजन होगा। तो हम टेलीविजन देखने के लिए किसी न किसी घर में घुस जाते थे। तो टेलीविजन लगे घुस जाते थे। पहले तो महाभारत आती थी जैसे, तो क्या मिल गया है, बस ऐसे घुस जाते थे 8 बजे सुबह किसी के घर में। वो बर्तन किसी के कुछ हुए नहीं, और उसके घर में ऐसे ही बिस्तर नहीं उठे हुए, और हम चले जाते थे उसके घर में देखने के लिए। तो वो लोग कभी कभी धक्के मार के बाहर निकाल देते, जाओ तुम्हारा तो रोज का काम है, ऐसे करके बाहर निकाल देते। फिर एक दिन हम तीनों भाई रोते रोते घर पे गए। तो क्या हुआ, एक बार दोपहर में कोई अच्छा सिनेमा आने वाला था, तो हम एक दोपहर में सोने का टाइम होगा, तो उसका घर का उसको टकटकाया, बोले क्या है, वो तो पिक्चर आने वाली है तो हमको देखना है। तो जैसे देखे, नहीं देखना है, नहीं हम अब वॉल्यूम धीमा रखेंगे, ऐसे करके स्लो रखेंगे, ऐसे करके हम उसके घर में चले। तो उन्होंने हमको धक्के मार के तीनों भाई को बाहर निकाला कि आप जाओ यहाँ से, ठीक है, आपका तो रोज का जिक। फिर रोते रोते हम घर पे आए। तो पापा ने देखा कि भाई उस टाइम पे वो घर पे थे, वैसे तो घर पे ज़्यादा रहते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ आपको। तो दूसरे तो भाई कोई बोले नहीं। मैंने बोला कि उनके घर पे वो सिनेमा देखने गए थे, तो उन्होंने धक्का मार के बाहर निकाला, ठीक है, जाओ कि तुम्हारे बाप की औकात है नहीं, और हमारे घर पे टीवी देखने चले आते। तो उसी टाइम पे वो खाना खा रहे थे, आधी थाली छोड़ के हम बोले चलो हम चलते। कहाँ चलते, जो हमारे नज़दीक में एक गाँव है, भूज करके सिटी है, चलो वहाँ चलते। तो क्या करना है, एक चलो मेरे साथ। नया का नया ही कि ये शोरूम में जितने टीवी लगे आपको जो पसंद है बोले। हालांकि उसकी अफोर्डेबिलिटी की नहीं थी पोजीशन, लेकिन फिर भी ले लिया। उससे बात किया, ये सब पीछे की बात है, उससे बात किया कि भाई इसका क्या रेंट। तो उस टाइम पे वो कुछ 4,500-5 हज़ार रुपये का टीवी था। तो उसने उसको 2,000 रुपये दिए और 2,000 रुपये के रेंट करवाए, जो हफ्ता 1 महीने का EMI होता है। हाँ, बस वो पहले तो वो चलता था ज़्यादा, तो वो करवाए कि भाई इनको टीवी दे दो अच्छे से। तो हमारी चॉइस की वो टीवी लेके आए, ताकि उनको, मेरे बच्चे को कोई कभी भी कहीं से बाहर नहीं निकाले। भले मेरी पोजीशन है नहीं है, लेकिन उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो वो भी एक पॉइंट है, वो मेरे जीवन में क्लिक किया कि भाई वो कितने परिवार के प्रति सीरियस है। और ऐसे करके हम जैसे जीवन में थोड़ा आगे बढ़े, स्कूल में जाने लगे। तो स्कूल में तो शरारती बहुत थे, तो गाँव में भी शरारती। पहले मेरे पापा जब चल नहीं पा रहे थे, तो क्या बोलते हैं, वो जमीन पे बैठ के ऐसे घिसा के चल रहे थे, मैं उसकी बाजू में बैठ के ऐसे ही कर रहा हूँ उसका ही। तो वो सब करते हैं। जैसे वो बूढ़ी अम्मा होती है, तो उसको शांता डोसी ऐसे करके चिढ़ा के भाग जाते थे। ऐसे बहुत सारी जो सिचुएशन है वो लोगों के बीच में हम करते थे। तो मान लो रात को 9:30-10 बजे हम मम्मी पापा सो जाते थे, घर में से बाहर निकल जाते थे, कूद के बाहर निकल जाते। एक गली है, तो गली में 50 घर है, तो 50 की घर की कुंडी लगा देते, बाहर से 50 घर की कुंडी लगा देते थे। और सुबह आके सब ठका ठक कर रहे, कौन बाहर से बंद कर गया,
तो उस टाइम पे तो टेलीविजन, वो क्या बोले, वो टेलीफोन थे, तो सामने वाले को फोन कर दे, यार मेरा वो तो खोलो, तो वो बोलते था मेरा भी लगा हुआ है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे सबके करते थे। तो किसी को लाइट के बल्ब होते थे, वो निकाल के हम रात को चले जाते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते। किसी के घर पे पत्थर मारते थे। फिर वो छोटे थे तो हमारे घर के पास में एक छोटा सा तालाब था, तो वहां से पानी भर के, जो बलून आते ना, तो उसमें पानी भर के आते थे। तो पहले जमाने में तो खिलौने थे नहीं, बस यही खिलौने थे। तो पानी भर के एक टोकरी में रखते थे। बसें वगैरह गुजरती है ना, उसको पानी के गुब्बारे मारते थे सीधा ऐसे, जो सीटों पे बैठे रहते ना उसको लगते थे। तो ऐसी बहुत मस्तियाँ वगैरह करते थे। स्कूल में भी मस्तियाँ वगैरह, कभी पढ़ने में ज़्यादा मन था नहीं, लेकिन वो चीज़ है कि 10वीं तक मैं कभी कहीं नापास नहीं हुआ। पासिंग मार्क्स सब जगह मिलते थे, और रिजल्ट में बाकायदा लिखा था, इसको क्या बोलते हो, दया के मार्क्स बोले जाते हैं ना, जो 2-4 मिलते हैं, जो बिहेवियर की वजह से। हाँ, बस वो हर में रेड पेन से लिखे हुए थे, और स्कूल में वो लिख के देते थे। कभी शरारत इतनी बहुत हो जाती तो लिख के देते, तुम्हारे पापा को बुला के लाना। तो फिर मैं वहां जाके इसको बोल देता, मेरे पापा तो नहीं आएंगे, पापा बोले अगर टीचर को काम हो तो मेरे घर पे आए। हालांकि वो पापा कभी नहीं बोलते थे, मैं ही बोल देता था, सेटलमेंट सब मैं ही कर लेता था। फिर दूसरे दिन टीचर को भी मना, छोड़ो ना यार, क्या करोगे आप इधर बैठो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो टीचर लोगों में भी इतना वो माहौल बना के रखा था ना, तो सबको लिखने पढ़ने को दे, तो मेरे को बोलते बेच में, तू सारा साइड में, तो मेरे बाजू में बोल क्या बोले। तो फिर वो कहानियां सुनने लग जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके हमारी स्कूल की लाइफ चालू हुई। 8वीं 9वीं 6 से 7वीं क्लास में तो एक लड़की थोड़ी पसंद आ गई। तो वो लड़की पसंद आ गई, तो पहले तो प्यार व्यार क्या होता है वो तो मालूम नहीं था, बस पढ़े तो पढ़े, साइकिल लेके रोज अब दोपहर में उनके घर पे चले जाते, तो वो दिखे नहीं दिखे, और वापिस सांझ 2 घंटे के बाद वापिस आ जाते थे। ऐसे ऐसे काम चला। 10वीं क्लास में मैंने उसको एक बार प्रपोज करने की कोशिश की, 10वीं क्लास में। और हाँ, 10वीं क्लास में प्रपोज करनी थी। एक लड़की थी, आप भले सुने तो उसको मालूम तो पड़े। तो 10वीं क्लास में जो प्रपोज करने की जो मैंने कोशिश की, तो एक लड़की जो हमारे जो ग्रुप में थी, तो उनको मैंने बोला कि ये जो लेटर है ना उनको दे के। तो मैंने उसको बोला प्राइवेट में दे के आना। तो वो ग्रुप में सारे खड़े हैं, तो उसके बीच में जाके उसको दे दिया कि ये ले, इन्हें दिया है। तो उसने पढ़ा तो रोने लग गई। वो टीचर को जाके दे दिया कि भाई ये तो मेरे को ये जरा प्रपोज कर रहा है, मेरी बदनामी हो रही है। तो टीचर ने मेरे को बुलाया, जो प्रिंसिपल था, कि ये क्या तुम्हारा नाटक रखा है, ये वो है। तो क्लास में सभी बच्चे बैठे थे, उसके बीच में मेरे को बुलाए, तो ये क्या लिखा है? उसमें क्या है, जो लिखा है वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो अभी भी पूछ रहा हूँ उसको, अभी भी सबके सामने बोल देती है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो तो मैंने मेरे जो दिल में है वो मैंने लिख के दिया है। तो बोले ऐसा है तैसा है। तो वो लड़की रोने लग गई, घर पे चली गई। बाद में उसने मना कर दिया। तो हालांकि वो जो प्यार वाली फीलिंग थी ना, वो इतनी हद से ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते। जो को ना नस काट लो तो नाम निकलता है, बस ऐसी बस एक तरफा प्यार था। उसको तो कुछ दिमाग में नहीं था, थोड़ा बहुत हीटिंग लगा होगा, बाकी तो ज्यादा कोई दिमाग में नहीं कि मेरे पीछे घूम रहा है करके। फिर बाद में उसने जो मना किया ना, तो बोलता है ना, जो अंदर से जो फीलिंग होती है ना, तो मेरे अंदर इतनी गए, क्या बोलते हैं, अंदर चली गई कि वो सदमा में सहन नहीं कर पाया। हाँ, ईगो हट हो गया और अंदर से सहन नहीं कर पाया, एक तरफा था फिर भी। तो मैं करीबन 8-9 महीने तक बीमार रहा। डेली मेरे को बुखार आ जाता, रात को डेली बुखार आ जाता, डेली बुखार आ जाता था। दोपहर जो इंटर्न जो 6 महीने की जो क्लास होती है ना, उसमें मैं फेल हो गया सब विषय में। तो टीचर ने बोला कि तेरे को 10वीं क्लास में नहीं बैठना एग्जाम में। मैं बोला क्यों? तो बोले ये तो तुम सारे में फेल हो, तो ये तो स्कूल का रिजल्ट का नाम खराब होगा, तो तेरे को हम बैठने नहीं देंगे। सर आपको मालूम है कि मेरे को रोज बुखार आ जाता है, आप मेरे को बैठने दो, ये 10वीं में आपको कंप्लेन नहीं आएगी। जैसे तैसे करके मैंने 8-10 महीने आई, पता नहीं वो कैसे बुखार आया, क्या हुआ। और एक बार जो आयुर्वेद में जो एक दवाई है, कड़ू कड़िया तो हमारे ये बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोलते हैं हिंदी मेरे को आइडिया नहीं है उसका। वो एक औषधि आती है जो एकदम कड़वी होती है, तो उसको उबाल के जब 1-2 गिलास पानी को उगाल पे 1 कप जैसा पानी रह जाता है ना, तब उसको पीते हैं ना, तो कैसा भी बुखार हो तो चला जाता है। हाँ, काढ़ा काढ़ा बनता है। तो उसके साथ में इतना गुड़ लेके बैठा था, तो वो मैंने पिया ना, उसके बाद से मेरे को बुखार चला गया। लेकिन जो मेरे को इतने टाइम मेरे को बुखार रहा ना, मैंने काफी सारे डॉक्टरों को चेंज किया, इतने सारे डॉक्टरों को चेंज किया, कभी उतरा भी नहीं।
तो वो उसमें क्या गोलियों के रिएक्शन की वजह से मेरे को एक रिएक्शन भी आया उसमें, जो ये हाँ जो ये व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये उसी टाइम पे आए थे मेरे को। फिर बाद में ऐसा हुआ तो फिर वहाँ से तो हम बाहर निकल गए। 10वीं क्लास का फाइनल एग्जाम आया, फाइनल एग्जाम में हम फेल हुए। तो 3 विषय में 3 सब्जेक्ट में फेल हुए। वापस 3 महीने के बाद दिया तो वापस 2 में फेल हुए, एक क्लियर किया। वापस 3 महीने के बाद जो अगले साल होता है दूसरे, तो वापस एग्जाम दिया तो वापस एक में, फिर भी एक में रह गए थे। छोड़ो यार झमेला, 10वीं में पास नहीं होना है तो कुछ नहीं, अभी वो लड़की को देखना है तो देखना कैसे। तो उसके चक्कर में वो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो जी चीजें भले वो जुनून में गई थी, लेकिन वो चीज देखना है कि भाई मैं इसको अभी, मेरे को तो जिंदगी भर शादी करनी नहीं, अभी मैं तो इसके पीछे पागल हूँ। तो अभी मेरे को क्या करो, तो रोज वहां से आती जाती रहे तो मैं इसको देख सकूं। तो हमारा जो छोटा गांव है ना, बस स्टैंड के बाजू में एक छोटा सा कोना है, इतना साफ बैठे ना उतना ही कोना, एक छोटा सा कोना है। उसमें मैंने एक लकड़ी का जो केबिन आता है, 3000 रुपये के एक छोटी मैंने खरीदी और लेके आया। 2500 रुपये केबिन थी, 500 रुपये मेरे को किराया लगाया था। वो हमारे 50 किलोमीटर दूर से आती है। तो वहां से मैं खुद जाके लेके आया और वहां पे रोड पे रखी। रोड कितना, करीबन 5 फुट पे हाईवे रोड सीधा जाता था, उतने ही दूर पे मैंने उसको केबिन को रखा था। और जुनून ऐसा था कि कुछ करना है। तो उसके बीच में जब 10वीं से जब मैं बाहर निकला तो करना क्या है, पहले तो कोई काम तो सूझ नहीं था। लेकिन मैं आर्ट में अच्छा था, स्केच वगैरह में, स्कूल में भी मैं अच्छा बनाता था। केबिन काम करने के लिए वही पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं आर्ट में अच्छा था, जो मेरी ग्राफिक वगैरह में अच्छा बनाता था। तो उसके चलते मेरे को एक जुनून पैदा हुआ कि भाई आशिकों को क्या है, कोई भी एक लाइन ले लेनी है ना, तो बस तो मैं एक चित्र बनाऊंगा, तो पेंटिंग वगैरह करता रहूंगा, तो बस इसी के ख्याल में बैठा रहूंगा। तो वो लाइन में मैं चला गया। तो 2 साल तक कुछ सूझा नहीं, तो 2 साल में पापा के साथ गया वो ट्रक में कि क्या करना है सोचने के लिए। फिर वहां से मेरे को एक पेंटर का कॉन्टेक्ट मिला कि ये आपको रख लेगा। पेंटर का जो कॉन्टेक्ट मिला ना, वो इतना खड़ूस था कि 2 साल तक मैं उसके पास रहा, कुछ भी मेरे को काम नहीं सिखाया। इतना परेशान करके रख दिया था कि कोई काम ही मेरे को सूझने नहीं आया। कुछ नए एक ब्रश पकड़ने को मेरे को दिया। फिर मैंने वो परेशान होकर मैंने वो काम छोड़ दिया। और 300 रुपया मेरे को वो सैलरी देता था। 300 रुपये में मेरा खाली किराया 300 रुपये, और रविवार की भी छुट्टी नहीं, संडे की छुट्टी नहीं, और मैरिज वगैरह में जाने की छुट्टी नहीं, खाना खा के वापस आ जाने का, सुबह 6 बजे आ जाने का इधर, और रात को 8 बजे छुट्टी मिलती। इतना काम 300 रुपये में करवाता। फिर भी 2 साल ईमानदारी से करवा के मेरे को कुछ सिखाएगा, कुछ सिखाया नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में क्या किया, तो मैं वो केबिन उठा के लाया। केबिन उठा के ला के मैंने गाँव में रख दी। मैं खुद वो उसके जो पुराने वगैरह जो खराब हुए ब्रश थे वो मैं सब ले लिया था। तो छोटे छोटे इतनी कल पेंट की डिब्बियाँ लेके मैं उधर बैठ गया। तो किसी का नंबर लिखना है, किसी का कुछ करना है, तो वो काम मैंने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे होते होते मेरे को 2-3 महीने में मास्टरी आ गई। वो काम में मास्टरी आएगी, नंबर प्लेट वगैरह लिखना, किसी का नाम लिखना, किसी के घर के आगे छोटा मोटा ओम लिखना है, नाम लिखना है। तो ऐसे कर करके मैंने थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल उसमें चालू करिए। फिर बाद में एक येलो प्लेट की जब जो चेंजिंग हुआ था, जो पहले व्हाइट प्लेट लगती थी, फिर वो कॉमर्शियल पासिंग येलो हो गई, तो वो कोई कानून आया था येलो का। तो इमरजेंसी में सबको येलो करना है, तो गाड़ियों की लाइन लग गई मेरे आगे। वो देखा कि पेंटर का केबिन इधर है, तो यहाँ से लेकर आकर 25 गाड़ियां रोड के इस साइड, 25 गाड़ियां इस साइड। एक आदमी को रख लिया, वो पोछा मार रहा है, मैं पीछे लिखता जा रहा हूँ। तो ऐसे कर करके उसमें मास्टरी एकदम बढ़िया आ गई। फिर धीरे धीरे कंपनी का काम चालू किया। फिर अंदर से जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो उससे ज़्यादा मैंने पेंटिंग का काम चालू किया। मैंने 5-6 बंदे भी रखिए, और पेंटिंग से राइटिंग में से मैंने आगे गया मैं कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमारे नज़दीक में एक कंपनी है, पार्ले बिस्कुट का जो कंपनी है, वो एक कंपनी है। तो उसमें मैंने पहले काम स्टार्ट किया। हमारे घर से 2 किलोमीटर ही, तो उसका मैंने काम किया लिखने का। फिर बाद में धीरे धीरे उसका सारा काम मैंने ले लिया। एसओपी का जो काम होता है, उसके अंदर जो बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड वगैरह बनते हैं, प्रिंटिंग वाले ले लिए सारा। पेंटिंग का भी, कलर काम का भी, उसका जो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी मैंने ले लिया। हाँ, 2003 तक आते आते मेरे पास आजू बाजू में 5-7 कंपनियां हैं, उसके काम भी मिल गए। और पेंटिंग से निकल कर मेरे को पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा मिलने लगे। मेरे पास 15-17 आदमी के स्टाफ भी हो गया, पैसा भी ठीक ठीक मिलने लगा। और वहाँ से जो भी मेरे को पैसा बचा, तो उससे मैंने फ्लेक्स बैनर मशीन परचेस करने का सोचा। तो उसमें मेरे को एक बंदा मिला जिसने मेरे को एक सजेस्ट किया कि आप मेरे को आधा पैसा दो, आधा ईएमआई में जाएगा, तो मैं आपको मशीन दे दूंगा। तो 2006 के आसपास मैंने वो मशीन खरीदा,
और मशीन में भी थोड़ा झोल झमेला हो गया था, तो उसमें गवर्नमेंट की पोजीशन भी हमको झेलनी पड़ी और केस कबाले भी हुए, क्योंकि वो मशीन की एक्चुअल प्राइस थी वो ही 2.5 लाख रुपए थी, वो मेरे से ज़्यादा पैसा ऐंठना चाहता था, तो उसके रिलेटेड हम उससे भिड़ गए। तो बैंक के चेक हमने स्टॉप करवाए, तो स्टॉप करवाया, वो गुनाह होता है वो हमको आइडिया नहीं था, तो वो जो हुआ उसकी वजह से नोटिस वगैरह पीरियड में हम चले, तो बहुत ही सारा दिक्कत हो गया। लेकिन वो पार्ट तो थोड़ा बहुत लंबा है, तो उसको हम उससे भी हम थोड़ा आगे जाएं, तो धीरे धीरे जाते जाते 2006 में मेरे बड़े भाई की शादी हुई। बड़े भाई की शादी हुई थी, तो उसमें मेरा जो भाभी बोली जाती है, वो हमारे यहीं के हैं, वो आंध्र प्रदेश बेसिकल रहते हैं, तो उनसे उनका कोई पहचान वाले होंगे, तो उनके रेफरेंस से उनका तो दोनों का सेटिंग हो गया और शादी के लिए वो एग्री हुए दोनों के परिवार, और शादी उनका हो गया। तो शादी में तो उनकी एक छोटी बहन भी थी, तो वो भी 3 बहन है, हम भी 3 भाई है। तो दूसरी एक बहन थी, तो वो उनका आना जाना हमारे घर पे रहता था, तो हमारे घर पे आना जाना रहता था, तो फिर धीरे धीरे उनका जो बातें वगैरह चलने लगी, तो थोड़ा बॉन्डिंग भी जमने लगा। तो फिर वो आसपास है, अभी तो सालियाँ हैं, तो घुमानी तो उनकी साली है, तो यहाँ पे तो 1 महीना रही थी बाद में, क्योंकि वो बहन के लिए तो 1 महीना रह के जाऊँ, तो ठहरने के लिए आई थी, कॉलेज वगैरह कुछ कर रहे थे, तो बोले घुमाने कौन ले जाएगा, मैं घुमा के लाता हूँ, तो अपन तो सारा घुमा के लाए बस। तो बस वो स्टोरी चलने लगी। हाँ, वो आजू बाजू सब घुमाया, पूरा एरिया और सब घुमाया, थिएटर में पिक्चर दिखाया, वो सब जो देखने लायक, हमारे यहाँ तो देखने लायक बहुत सारी चीजें, जैसे जयपुर में ज्यादा है, वैसे वहाँ पे भी हमारे यहाँ देखने के लिए बहुत सा सारा राजा वगैरह के है, गार्डन भी है, फिर वहाँ मॉल भी वगैरह है, फिर वो हमने भी देखा ना, तो हमने तो देखा। हाँ, वो तो वही होता है ना, इम्प्रेस करने के लिए तो सब करना पड़ता है, लेकिन जो हो रहा था वो अनफॉर्चुनेटली दिल से भी हो रहा था, तो फिर ये सब दिखाया, तो फिर सब जगह देखा, तो उनको भी इम्प्रेस किया। तो एक बात बताऊं कि मैंने एटीएम में से जो पैसे निकाले ना 1000 रुपये, उन्होंने नहीं उसकी जिंदगी में पैसे मशीन से निकलते हुए नहीं देखा था। तो बोले मशीन से भी पैसे निकलते, मैं क्यों निकलते, अपने घर की मशीन है ये, जितना कार्ड डालो पैसा निकालो। मैं तो अपने पास तो मशीनें ऐसी हैं, मैं कहता हूँ ये तो कुछ नहीं है, अपने पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि आप उंगली डालो तो उसमें से पैसे के पैसे ही आते हैं। मेरे को जिंदगी में काम ही ऐसे करने हैं कि जहाँ उंगली लगाओ ना वहां से पैसे निकले। तो वो चीज से वो बहुत इंप्रेस हो गई कि ये बंदे में कुछ तो है, हाँ वहां फंसा है। तो उनको लगा कि ये इसमें हाँ कुछ तो बात है कि ये इससे कुछ कनेक्ट हुए। फिर बाद में मैंने उनको प्रपोज भी किया, तो उन्होंने सोच के बताएंगे, फिर जाते जाते घर पे एक बार बोल दिया कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ। हाँ, प्रैक्टिस तो थी, तो वो थोड़ा वो लोकल बस में ही जा रहे थे, उसी में मैंने प्रपोज कर दिया था। फिर वो हो गया। फिर 6 साल तक हमारी बीच में प्रॉब्लम वगैरह भी चली घर के रिलेटेड, को एक बोलेगा होगा नहीं, एक बोले नहीं, वो एक घर में 2 महीने नहीं चलेगी, ऐसे करके थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी भाभी भी बोल रही थी तू अगर आएगी तो हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जैसे तैसे सेटलमेंट करके हमारी 2007 में शादी हो गई। हाँ, 2007 में शादी हुई, और भगवान की दया से तब से लेकर आज तक हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और मैंने मेरी पास्ट में जो भी जैसे ये वो कोई गर्लफ्रेंड थी या मेरे जो भी मैंने लाइफ में जो भी कांड किए हुए मैंने सब उसको सुना दिया, कि ताकि तेरे को पीछे ऐसा नहीं लगे कि ये आदमी ने मेरे से कुछ छुपाया, क्योंकि मेरे को जिंदगी भर तेरे साथ चलना है और तेरे को मेरे साथ चलना है। तो कभी भी ऐसी कोई छुपी बात नहीं होनी चाहिए जो पीछे से कोई तेरे को आके बता के जाए कि ये आदमी ऐसा। तो मैंने मेरी जीवन की जो सच्चाइयाँ थी वो सब उसको बता दी, और उसके बाद से लेकर उनका सपोर्ट भी मेरे को रिलेटेड मुझे बहुत ही था, क्योंकि मैंने आपको बीच में बताया होगा तो शायद किसी का ध्यान नहीं था। तो 2000 मैं जो 10वीं क्लास में था, जो 11 महीने में बीमार रहा ना, तो उसमें मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। और एलोपैथी का तो कोई भी साइड इफेक्ट तो रहता ही है, वो कभी भी जीवन में कोई एलोपैथी ऐसी होगी जो फायदा करती है, बाकी उसके साइड इफेक्ट आज नहीं तो कल कभी ना कभी कहीं ना कहीं होने वाला। तो 8-10 महीने मैंने जो गोलियां खाई, तो उसमें मेरे को एक नाइट के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर की बात है, 1 से 2 दिन के अंदर मेरी बॉडी के अंदर 60% ऐसे व्हाइट स्पॉट हो गए। 60%। तो ये पैर पूरा व्हाइट, ये मुंह पूरा व्हाइट, आंखों में पूरा, ये कोनी पूरी, ये हाथ आधे आधे, फिर ये आंख में कान के पीछे ये सर पूरा व्हाइट हो गया था।
2 दिन के अंदर, मात्र 2 दिन के अंदर ये मेरी सिचुएशन हो गई। फिर भी वो कंडीशन के अंदर उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया, जो 2007 में मेरे को एक्सेप्ट किया था वो कंडीशन में उन्होंने, क्योंकि नहीं हाँ तो वो क्योंकि वो उन्होंने देखा ना, नहीं फिर भी बहुत सारी बीच में भी बातें, उन्होंने ऐसा लगा कि जो इंसान में सच्चाई होती है ना वो बराबर, अगर कितना भी है, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे में इतनी सारी बुराइयां है बाहर से दिखने वाली, अंदर की तो बात छोड़ो, तो हालांकि लोग इसके बाजू में खड़े रहने भी फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, तो लेकिन तू मेरे को मेरी बात से एग्री हो रही, तो इसका रीजन क्या है? बोले मैं एक चीज खाली देखना चाह रही हूँ कि भाई आज आपकी कंडीशन ये है, अगर कल मैं कोई हैंडसम लड़के से भी शादी करूं, कल ना करे उसको कुछ हो जाए ऐसा कुछ, तो मैं क्या उसको छोड़ दूंगी? तो बुराई वो, हाँ तो वो चीज नहीं है कि आदमी में क्या अवगुण है, लेकिन वो अंदर की अच्छाई है, वो मायने रखती है कि जीवन में अपने साथ कितना रहता है, खड़ा कब परिस्थिति में किस जगह पे रहता है ना, वो मायने ज्यादा रहता है। तो वो उनकी बात मेरे को भी कनेक्ट करनी कि नहीं, जीवन में साथी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। फिर हालांकि मेरे को तो रिएक्शन से आए हुए थे, तो मेरे को 3-4 साल दवाई करते करते मेरा 99% निकल गया, 10% ही बचा, तो सब निकल गए। फिर हमारे धीरे धीरे 2007 में, वही साल में हमारी शादी हुई थी, जनवरी में 23 जनवरी 2007 में शादी हुई थी, और 23 दिसंबर को ही 14 दिसंबर 2007 को मैंने फ्लेक्स मशीन खरीदा। तो फ्लेक्स मशीन खरीदने के बाद थोड़ी थोड़ी हम दोनों मिलके भी वहाँ पे जा रहे थे, और दिक्कत इतनी हो गई कि फैमिली में तो बैकग्राउंड में तो कुछ पैसा था नहीं, पैसा जो था हमने सारा इसमें डाल दिया था, और स्ट्रगल में 2-4 महीने इतने हमको भारी पड़ गए कि सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि काम तो आता नहीं था, बंदे कोई टिक नहीं रहे थे, और कराना कैसे काम वो भी आइडिया नहीं था। फिर मालूम पड़ा कि इसमें तो हमको ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने वो काम में देखा, और डिजाइनिंग भी मैंने सीखी, ऑपरेटिंग भी मैंने सीखा, वही काम को मैंने पूरा हैंडल करना चालू किया। फिर उसके बाद से कभी भी मैं मुड़ के नहीं देखा। और 3-4 महीने जैसे आगे गए तो हमने एक, हमारे पास में गांव है, वहां पे एक मकान खरीदा, तो उसका 1 लाख रुपया मैंने एडवांस दे दिया, 5 लाख रुपए का मकान था, तो 4 लाख रुपया देने के बाकी थे। और अचानक से बिजनेस के अंदर मार्केट इतना डाउन हो गया, पूरा लॉस हो गया, क्योंकि 2-4 कॉम्पिटिटर और आ गए। अब कॉम्पिटिटर के सामने लड़ना कैसे, वो ज्यादा कोई आइडिया था नहीं, तो वो हमसे सस्ता बेचने लग गए, तो हमने उसके कंपटीशन में उससे भी सस्ता बेचना चालू किया। तो क्या बोलता है, एक दूसरे का कंपटीशन में दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो वो हमसे सस्ता बेचता था, हमें उससे सस्ता बेचते, तो मार्जिन तो पूरा खत्म हो गया था। उसको वो बोलता है इसको भगा दे, हम बोलता है उसको भगा दे। तो इसके चलते कंपटीशन में बहुत सारा लॉस हुआ हमको। ऐसी सिचुएशन आ गई कि मकान जो खरीदा उसका पैसा भी नहीं दे पाए, और 6 महीने आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं, 3 महीने की कंडीशन थी, आज दे रहे कल देते, 6 महीना निकल गया। फिर एक दिन वो मकान वाला आके बोला कि आपके है ना 2 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके बर्तन रोड पे फेंक देंगे। मैं बोला भाई 2 दिन के अंदर कहाँ से पैसा निकाले? फिर नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा, कहीं से भी आपको पैसा लेके आओ, नहीं तो 2 दिन में आप खाली कर दो, नहीं तो आपके बर्तन हम रोड पे फेंक देंगे। 2 आदमी को बैठ के बुला के उसने धमकियां वगैरह देना चालू की। तो फिर सोच रहे हैं क्या करें। तो फिर 2 दिन के बाद एकदम बारिश, और उसका फोन आया कि हम अभी आ रहे हैं, मकान खाली कर दो। मैं बोला बारिश चालू है, अभी हम कहाँ जाए दोनों? लेकिन नहीं, वो हमको नहीं देगा, आप आइए, नहीं तो हम 4 आदमी आ रहे हैं, आपके बर्तन सब रोड पे जाएंगे, नहीं तो मकान खाली कर दो। चालू बारिश के अंदर हमने मकान खाली किया, वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट। जो मकान में गया वहां पे ऑलरेडी घुटना घुटना पानी पड़ा हुआ। वो मकान के अंदर हमने हमारा सामान रखा, वो भी मेरे लाइफ का दूसरा पॉइंट था। तो यहाँ से वहां गए, सारी जिंदगी ऐसे ही जीनी है, यहाँ से पैसा उठाया वहां डाला, वहां से वहां डाला, यहाँ से वहां गए, तो ये तो कोई तरीका नहीं जीने का। हमारे में कुछ कमी है, तभी तो ये चीज हो रही है। फिर हम दोनों ने छत पे सो रहे थे, तो बहुत गहन विचार किया कि भाई करना क्या है। तो हमारे जीवन में एक गुरु भी आए, तो उसका मेरे को, तपस्वी है वो, तो उसका मेरे को विचार आया कि भाई ये शायद अभी है कि नहीं है। तो उनका कांटेक्ट किया, तो साला की 1000-1500 रुपया मेरी जेब में थे। तो उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई मिलना है आपको, आ जाओ। तो डाकोर में है जो रणछोड़ राय जी का मंदिर है, तो वहाँ पे वहाँ पे ही एक मंदिर है, तो वहाँ पे हम चले गए। वहाँ पे जाके उनको मिले, तो डायरेक्ट जाने के बाद सीधा वहाँ बैठे ना, तो उन्होंने बोला सीधा कि आपको कितनी कितनी प्रॉब्लम है। मैं बोला नहीं, बस हम तो ऐसे ही जस्ट मिलने आ रहे हैं, झूठ मत बोलो। तो पहले तो बता दी कि अब तेरे को प्रॉब्लम क्या है।
फिर दूसरी बात बताई कि हमको 4 साल हो गए थे, हमारा कोई संतान भी नहीं था 4 साल में। तो उसने वो बताया कि आपका कोई संतान भी नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने उसकी हमारी पूरी स्टोरी कर दी, जो लाइफ में रियल है, जो हमने कभी उनसे मिले भी नहीं थे। तभी मैंने सोचा कि ये आदमी तो सही है। फिर वो आशीर्वाद के रूप में एक फल देते हैं, तो उन्होंने मेरे को दिया कि भाई आप कुछ लाए हो। तो हमारे पास जो था वो फल तो दे दिया कि ये मंदिर के लिए लाए हैं। तो वही फल हमको दे दिया वापस। उन्होंने जो भी हाथ में लेके 2 मिनट में हमको दे दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और आज के बाद में तुम्हें कभी पीछे नहीं पड़ोगे। तो फिर हम दोनों तो वहाँ से आ गए और करीबन हम कहाँ वहाँ पे रहे होंगे मुश्किल से आधा घंटा। हमारे पर पैसा इतना ही था कि जाने आने का खाली किराया हो। तो वहाँ से हम रिटर्न आ गए, घर पे आए और समझ लीजिए वो महीना और वही महीने में इनकी खुशखबरी मिली। वहाँ से आने के बाद मुश्किल से आधा घंटे रहे थे। तो ये भगवान का आशीर्वाद ही है, समझ लिए। और वो तो जीवन उसकी तो 85 ईयर्स की उनकी श्यामदास महाराज करके उनका नाम है, तपस्वी श्यामदास बोलते हैं उनको। लेकिन उन्होंने कभी जीवन में 5 साल एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या की और 20 साल है ने इतनी खाली दूध की कटोरी 20 साल तक एक टाइम पे वो पी के तपस्या की हुई है। तो उनकी तपस्या का भी फल हो सकता है। और वहाँ से आए ना तो जीवन में इतना टर्निंग पॉइंट आया ना, तो जीवन में हर चीज़ सुधरने लगी। तो सुधरने के बाद इतनी सुधरी ने कि एक की जगह मेरे 2 मशीन हो गए, फ्लेक्स के मशीन हो गए। काम इतना चलने लगा कि चारों बाजू से फटाफट चलने लगा और दिन रात एक कर दिए। 24 मैं 18 घंटे में काम करता था। घरवाली को मैंने एक चीज़ बोल दी कि जीवन में अगर कुछ पाना है ना तो थोड़ा समय के लिए मेरे को टाइम देना। तू मेरे को, मैं अगर कम भी टाइम दूँ ना तो तू सहन कर लेना। कभी हो सकता है मैं तेरे को ज़्यादा टाइम भी दूँ, तेरे को बाहर भी जाना होगा, थोड़ा टाइम भी तेरे को चाहिए होगा। तुम ऐसा भी सोचा कि मेरे साथ बाहर खाने भी चलो, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर कहीं ना भी कर पाऊँ ना तो कहीं तुम अपने मन को मना लेना, लेकिन ये परिस्थिति चेंज करने का थोड़ा समय मेरे को दो खाली। तो ये जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो सब चेंज कर दूँगा। तो उस टाइम से इतनी मेहनत करने की चालू की ने तो एक के 2 मशीन, 2 के 3 मशीन हुए। और वहाँ पे बढ़ते बढ़ते थोड़ी प्रॉपर्टी भी बनी। मैंने एक गांव में हमारा छोटा एक खेत भी लिया, 2 एकड़ का खेत लिया। फिर मेरे पास 4 व्हीलर भी हो गई खुद की, जो जहाँ पे मेरा शॉप था किराए की, वो मैंने खुद ने परचेस कर ली, वो सब कर ली। और ये पीछे आगे बढ़ते बढ़ते अभी की टाइम में बात बोलूँ तो आज से 5 साल पहले यानी 2022 की बात करें तो 2022 में मेरे को एक भयंकर बीमारी हो गई जिसका नाम है टीबी, वो भी दूसरे स्टेज की। और दूसरे स्टेज की टीबी का जो डेथ रेशियो, मृत्यु दर है वो 80% है। क्योंकि उसकी दवाई, वो भगवान का ही कोई आशीर्वाद होगा, उसकी दवाई मेरे को जब टीबी लगी ना उसके 7 महीने पहले ही नई दवाई आई। मोदी जी की कृपा होगी या जिसकी हो, भगवान की कृपा, 7 महीने पहले उसकी नई दवाई थी। नहीं तो उसकी दवाइयाँ ऐसे थी, 400 इंजेक्शन लगते थे, हर 2 दिन में 1 इंजेक्शन लगता था। वो तो आप स्टोरी उसकी सुनोगे ना, कभी भी नेट में भी मिल जाएगी। 400 इंजेक्शन लगते थे उसके, और डेली की एक टाइम की 14 गोलियां खानी पड़ती। और गोलियां भी इतनी जानवर भी सहन नहीं कर सके। 7,500 पावर सुबह और 7,500 पावर शाम को, इतनी गोलियां, यानी 14,000 पावर की गोलियां और 1400 इंजेक्शन, 400 इंजेक्शन, और वो भी सोलवेंट बेस आते थे। सोलवेंट बेस इंजेक्शन आते थे, वो हमको देते थे, जहाँ पे देते थे वो फोले हो जाते। लेकिन हमारे टाइम पे वो नहीं था। वो एक गोली नई तरह की बाजार में आ गई थी, जिसकी मेरे को जो गवर्नमेंट की मैंने ट्रीटमेंट करवाई, वो गोली की 1 डिब्बी की कीमत 16 लाख रुपए थी। हालांकि मैं कभी अफोर्ड नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट की कृपा से वो काम हो गया। एक गोली की कीमत 9,990 रुपए थी। और वो भी मैंने चालू किया, और आयुर्वेद को भी मैंने साथ में रखा उससे रिलेटेड। फिर मेरी हालत इतनी, मेरा 70 किलो वजन था, उसकी जगह पे मेरा हो गया था 27 से 28 केजी वजन। हड्डियों का भारी समझो, बाकी कुछ नहीं रहा था बॉडी में। मेरे पास अभी फोटो भी आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे बस। और जाने की तैयारी में था बस। उस टाइम पे मेरे एक जो मेरा एकदम नज़दीक का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको मैंने मेरा बिजनेस संभालने के लिए, और इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, पर मंथ का काउंटर जो है ना वो 8 से 9 लाख रुपए का, उसको मैंने संभाल के दिया कि भाई तू मेरा
एकदम नज़दीक है तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो जब तक मेरी पोजीशन ठीक ना हो तू संभाल, और तेरे को जो मन में आए ना वो तू सैलरी ले सकता है। मैं मेरी तरफ से 20,000 रुपये बोलता हूँ, बाकी तेरे को लगे कि कम हो रहा है तो 20 का 25 भी ले ले, तू धंधा संभाल मेरा। तो इस तरह से मैंने उसको संभालने दिया। 2-3 महीने तक मेरे को हिसाब देने लगा, फिर बाद में वो हिसाब कुछ दिया नहीं। मेरे को ठीक होने में उसकी 24 महीने ट्रीटमेंट चलती है। 1 साल के बाद मेरी बॉडी में बहुत सारे रिकवरी आ गई। तो रिकवरी आने के बाद मालूम पड़ा मेरे को कि ये धंधा पूरा चौपट कर दिया है, और मेरे को व्यापारी से फोन आने लगे कि आपका राजेश भाई पैसा बाकी है, 6-6 महीना 8-8 महीना हो गया, तो आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो पहले तो आप बीमार थे तो नहीं पूछ रहे, अभी साल हो गया तो हम पूछ रहे। मैं बोला कितना बाकी? सबसे कोटा बिल वगैरह को एस्टिमेट मंगाए तो मालूम पड़ा कि 25 लाख रुपए का घोटाला हो गया। 25 लाख रुपए व्यापार के सब यहाँ वहाँ हो गए, और एक भी पैसा उनको दिया नहीं। और उसके बाद में तुरंत फिर बाद में मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया? तेरे को चाहिए था तो मेरे से मांग लेता ना। मेरी हालत इतनी खराब है, मैं खुद आज जीने मरने की पोजीशन में हूँ, तू मेरे से फ्रॉड कर रहा है। इतना तो सोचना चाहिए। ऐसी चीज करेगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, कुछ तो देखना चाहिए। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे करके वो चला गया। टाइम भी नहीं दिया। मैं बोला मेरे को हिसाब तो दिखा, हिसाब भी नहीं दिखाया और ऐसे चला गया। फिर वो टाइम पे उसका जाने के बाद 2 महीने के बाद मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कोरोना आ गया है, सब बंद मार्च से। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय थे तो उसको भी हमको नहीं निकालना था, काम धंधे सब बंद हो गए थे। और हमारे जो एम्प्लॉय थे उसका 1.5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी था। कम करते करते 80-90 लाख रुपए का सैलरी फिर भी जा रहे थे। जो मेन पर्सन थे रखे, क्योंकि 1 महीने में खुल जाएगा, 1 महीने में खुल जाएगा, 1 महीने में खुल जाएगा, तो खुलेगा कब? 2 साल हमने सैलरी दी बैठे, तो उसमें 15-20 लाख रुपए और चले गए। काम का तो ठिकाना नहीं था। तो 40-50 लाख रुपए का करीबन कर्जा हो गया। इतना कर्जा हो गया ना कि सहन नहीं कर पाया। तो वापिस उसमें मैं दोबारा बीमार पड़ा टेंशन में। और तभी की जो ये 2 साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले यानी 2023 की बात करूं तो 2023 में वापस बीमार पड़ा था। और इतना भयंकर था ना, तभी तो मैंने सोच लिया था कि मेरे पास आज 5 दिन है, मेरे पास 4 दिन है, मेरे पास 2 दिन है, मेरे पास 12 घंटे है, मेरे पास 5 घंटे है, बस एंड खत्म। तो वो कंडीशन में जब मेरे को लगा कि मेरे पास 5 दिन है, तो मैंने मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी सारी बेच दी। जो मकान खरीदा था, वो खरीदा था, ये वो खेत खरीदा था, सब बेच के सबको पैसा दे दिया कि कल को मेरी बीवी बच्चों को कोई नहीं बोले कि तेरा पति पैसा बाकी रख के चला गया। तो सब बेच के सबको दे दिया मैंने। और उसके बाद जो भी मैं रिकवरी पे धीरे धीरे, फिर मैं वहाँ से, हमारा एक बहन रहती है हमारी रायपुर में, तो उनका भी बड़ा काम है खेतों का। तो उनका भी, जो मेरे जीजाजी है उनका भी नाम राजेश है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया तू इधर आ जा। तो मैं तो परेशान था एकदम, तो कोई कुछ होगा, वो परिस्थिति में मैं अकेला चला गया रायपुर। उनके वहाँ गए, 1 महीना उन्होंने जो मेरी बैटरी चार्ज की, 1 महीना, वो आज की डेट में मेरी बैटरी अभी भी चल रही है ऐसे, तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इससे बोला कि जिंदगी में अगर तुम हो ना तो सब कुछ है, जो गया ना उसको भूल दो। वो तेरा था ही नहीं इसलिए गया, जो तेरा होगा ना वो तेरे से कोई छीन के नहीं ले जाए। वो उसके लिए ही बना था, इसलिए वो तुम बीमार पड़े, वो बंदा आया और वो लेके गए, क्योंकि वो अगले जन्म का कुछ उससे देना बाकी होगा ना तब वो लेके गए। अगर तेरा होगा ना तो वो कहीं लेके नहीं जाएगा। जिंदगी में जो माथे पे लकीर खींची है वो कभी मिट नहीं सकती, जब मरोगे ना तब मिटेगी। इसलिए तुम मेहनत करो। मेहनत है ना, मेहनत जो अपने हाथ में ना, खुद की मेहनत और हिम्मत है ना, जिंदगी में कोई छीन के नहीं जाएगा तेरे से। पैसा का चाहे कितना भी कोई छीन जाए, जो अंदर का हिम्मत है ना वो कोई लेके नहीं जाएगा। बस वो एक चीज है ना, दिमाग में फिट हो गई। और बाद में मैंने वहां पे वापस वहां से आके सीधा मैंने सोचा कि अभी मैं काम क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। जो फ्लेक्स बैनर का काम था वो भी बेच दिया, सब चीज बेच के तो पैसा दे दिया। मैं तो रोड पे आ गया, अभी जीरो से स्टार्ट करना है। जैसे नया बंदा स्कूल से निकला है तो वो क्या करेगा, तो वही चीज में मैं करूं क्या। तो फिर वहां से ढूंढना चालू किया। तो एमएसएमई की कोई योजना आई जिसमें 3 करोड़ रुपए, अगर कोई आपका प्रपोजल है अच्छा बिजनेस का, तो फैक्ट्री वगैरह लगानी है तो 3 करोड़ रुपए मिलते। तो उस टाइम पे 3 थे, अभी शायद 5 हो गए। तो मैंने वो एक मेरी ऑयल मिल का प्रपोजल उनमें रखा, तो प्रपोजल फाइनल हो गया। उसमें गारंटी भी कुछ नहीं देनी पड़ती थी। तो गारंटी जो है वो गवर्नमेंट की होती थी, गवर्नमेंट गारंटी लेते, उसका 1-2% लेती है। तो जमीन का पैसा जैसे तैसे यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर करके जमीन खरीदी, उसमें ये प्रोजेक्ट की लोन ली और उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन और सब चीज़ उस पर स्थापित किया और जी जान से मेहनत करने की चालू की। ये 17 सितंबर 2024 में हमने वो स्टार्ट किया।
17 सितंबर 2024 को हमने वो फैक्ट्री को स्टार्ट किया। तो वो फैक्ट्री स्टार्ट करने में भी कोई बंदा चलाने वाला नहीं था हमारे पास। ओपनिंग किया, मशीनें बंद। वहाँ पे आके बोले कि ये आज ओपनिंग है, तो 400 आदमी को तो इन्विटेशन दिया था, 350 ऊपर तो आए होंगे। तो बोले मशीनें चालू नहीं है, मैं चलाने वाला कोई नहीं। वही डायलॉग सेम, चलाने वाले को तो ये चलेगा कैसे? मैं इतना बनाया तो खुद चलेगा, चलेगा तो सही ना, बनाया है तो पहले डाले तो सही। अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे? पहले लेंगे तो सीखेंगे ना, इसीलिए तो हमने खरीदा है, तो हम सीखेंगे कैसे होता है। फिर बाद में वो चलाने का चालू किया, दिन रात परेशान हुए। मैं खुद 24-24 घंटे मशीनें चलाता था, नहीं परेशान हो, खोलो पीटो मारो हथौड़ा मारो, जो करना है, लेकिन काम तो करना ही है। और वो लाइन में इतनी मास्टरी ली कि आज मशीन से जो बेल निकलता है, बेल से जो बेल घूम के जो तेल निकलता है ना, वही आरपीएम से हम मशीन से तेल निकालने में सक्सेस हो गए। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां वो चीज़ नहीं कर पाती, लेकिन हमारी छोटी कंपनी है, फिर भी वो चीज़ हम जो ऑयल निकालते हैं वो 17 आरपीएम पे निकालते हैं, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर पे निकालते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से नीचे, जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह कुछ बर्न नहीं होते, वो अपनी हेल्थ के लिए गुड है। जो HDL और VLDL है, जो HDL है जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, VLDL हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको हटा के जो गुड कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करने में मदद करता है। और उसमें प्रोटीन की मात्रा हाई रहती है, कुछ जो इंग्रेडिएंट है कोई भी जलते नहीं। तो वो जो खासियत है ना, कोल्ड प्रेस की जो खासियत है ना, वो हमने मशीन प्रेस में हमने बना के दी। वो काफी बहुत रेयर केस में आपको कहीं पे भी मिलेगी। बाकी मशीनें हमारे जैसी सबके पास मिलेगी, लेकिन उसके आरपीएम 70 से 80 होंगे, लेकिन हम निकालते 17 से 16 से 17। तो वो मास्टरी हमने की, लोगों में बीच में गए, प्रचार किया, प्रसार किया। 6-8 महीने तक मेरे को ऐसा लगता था इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना झमेला। मेरा तो 1,60,000 रुपये का तो महीने का हफ्ता वो बैंक का EMI है, तभी इतना मैं तो, वो तो गवर्नमेंट ने मेरे को 30 लाख रुपये CC दिया हुआ है, तो उसी में से EMI कट रहा है। तो ये तो 30 लाख जब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अब इतना पैसा मैं निकालूंगा कहाँ से? तो फिर भी दिन रात मेहनत करना चालू किया ना, तो धीरे धीरे आज सेटलमेंट करके आज मेरा, तो मैं अगले साल फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ 24-25 की, तो 24-25 में मैं 3 करोड़ टर्नओवर पे मैं सक्सेस हुआ। 3 करोड़ टर्नओवर पे मैं ले गया। और ये टारगेट अभी मैंने ये साल लिया है मैंने 8 करोड़ का, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 8 करोड़ सर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस बोला जाता है ना, वो जीवन में अंदर से कोई भी आता है। तो पापा का जो भी नेचर था वो भी मेरे अंदर आया है। और मैं जब पढ़ता था ना, छोटा था, तब से मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ख्वाब आते रहते, मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि मैं जीवन में कुछ ऐसा बड़ा करूं, या कोई ऐसी परिस्थिति चेंज करूं कि जीवन में किसी को कुछ आगे पीछे देखना नहीं पड़े, मेरी 10 पीढ़ी को कुछ काम नहीं करना, यानी इतनी वैल्यू मिले कि उसके बोले कि भाई आपके पापा क्या करके गए। मेरी संतान को कोई बोल नहीं सके कि भाई तेरा पापा ऐसे ही चला गया कुछ करके। तो ऐसा मैं बोला पूरा परिस्थिति चेंज कर रहे। मेरी माताजी पिताजी को इतना गर्व होना चाहिए कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो हमारी वैल्यू बढ़ा रहे। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो पहले से ऐसा ख्याल आ रहा था, लेकिन करेंगे क्या वो मालूम नहीं था। लेकिन अभी जो भी पॉइंट मेरे जीवन में जो कम हो रहे थे ना, तो मैंने वो 2023 के बाद बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, और जैसे जीत आपकी है, बहुत सारी किताबें वो भी पढ़ी, और एक कोच भी मेरी लाइफ में आया, तो उससे भी मेरे को थोड़ा पॉइंट मेरे को मिले कि भाई मेरी कमी कहाँ हो रही, तो उस पर भी मैंने वर्क करना चालू किया, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके मेरे बिजनेस के अंदर, और इतना इम्प्लीमेंट मैंने किया कि मेरा स्टाफ भी आज मेरे से, मैं तो 10 में 3 बार फेल हूँ, लेकिन मेरे पास MBA वाला भी एक बंदा है, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर पास हुआ, फर्स्ट क्लास में पास हुआ भी बंदा है। वो सब उनको मैं सिखा रहा हूँ कि काम ऐसे। तो सबसे मेरी फैक्ट्री के अंदर सबसे कम पढ़ा हुआ मैं आदमी, लेकिन वो स्किल जो मैंने जो डेवलप की, जो नेचुरली जो बिजनेस से आती है, वो उसी से मैं सबको सिखा पा रहा हूँ कि बिजनेस कैसे होता है। और मैं बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे मेरे स्टाफ को भी मैं मोटिवेशन करूँगा। और मेरा प्लान है फ्यूचर में ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करके गुजरात की सबसे नंबर 1 कंपनी है ना, जो कोल्ड प्रेस ऑयल जो सप्लाई करे, जो लोगों की हेल्थ अच्छी करे, उसके रिलेटेड मेरे को एक कंपनी बड़ी बनानी है। वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, क्योंकि मेरे को जो हेल्थ इश्यू हुए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत चीज़ से लोगों की हेल्थ खराब हो। लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि पैसा जो भी दे रहा है उसको अच्छी चीज़ पाने का पूरा अधिकार है। तो हम उसके पैसे से भी ज़्यादा उनको वैल्यू दे, वो मेरा एक ड्रीम है।
और लोगों की हेल्थ सुधरे दिन ब दिन, वो मेरे अंदर से है। क्योंकि मैं मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरी जो ऑफिस है वहाँ पे मैंने 3 फोटो लगाए हुए। सबसे सामने मैं जहाँ बैठता हूँ मेरे सामने 3 फोटो लगाए हुए, उसमें एक धीरू भाई अंबानी का है पहला, बीच में है गौतम अदानी का, तीसरा है रतन टाटा का। 3 फोटो मैंने मेरे एग्जैक्ट सामने लगाए जहाँ मैं बैठता हूँ। और मेरे साइड में मैंने लगाया हुआ है, जैसे यहाँ मैं देखता हूँ तो वहाँ पे भगवान का धन्यवाद लिखा है। 15 पॉइंट मैंने लिखे भगवान के धन्यवाद के। मेरे यहाँ जो भी कंपनी में जो भी आते हैं ना, वो भी आके पढ़ते हैं या फोटो खींच के जाते हैं। करीबन अभी तक मेरे को याद होगा करीब 100 से ऊपर लोग, 100-200 से ऊपर लोग फोटो खींच के लगे यार, ऐसा भी कोई लिखता है। उसमें मैंने भगवान का भी धन्यवाद लिखा है कि भगवान धन्यवाद है तुम्हारा कि आपने मेरे को जन्म दिया और मैं आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसा मेरे को मौका दिया। दूसरा धन्यवाद ऐसा है कि मेरे को ऐसे माँ बाप दिए कि जिसकी कोख से मैं जन्म लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। तीसरा धन्यवाद मैंने मेरी बीवी को दिया है कि जो वो हर चीज में मेरे को मोटिवेट करती है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देती। फिर 3000 की केबिन से उठा के मेरे को यहाँ पे बैठाया, वो भी भगवान का धन्यवाद। ऐसे मैंने 15 पॉइंट लिख के यहाँ पे रखे हुए कि लोग देखे कि नहीं, जीवन में खाली पैसा नहीं होता, परिवार भी मायने रखता है, रिलेशन भी मायने रखता है, भगवान भी मायने रखते हैं और अपना स्टाफ भी। और उसमें लिखा हुआ है कि मेरे को लोग भी अच्छे इतने मार्केट, मेरे को जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मेरे को लोग ही इतने अच्छे मिल रहे हैं कि मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। मेरे को स्टाफ ऐसा मिलता हो कि जो मेरे लिए दिन रात एक करते हैं। तो वो सब पॉइंट लिख के मैंने वहाँ रखे। और इस वॉल के अंदर मैंने जो दीवार में रखे वहाँ पे मेरे जो सोशल वर्क है वो पूरा लिखा है, जिसमें वो गौ माता है जो अवाड़े में जो पानी का जो होता है उसमें पानी पी रही है, और कहीं पे चारा डल रहा है। जो वृद्धाश्रम एक बनाने का ऐसा सोच रहा है कि किसी के जो माँ बाप ने बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिए, या किसी के बच्चे नहीं है, या किसी की हालत खराब है जिसको दवाइयों वगैरह की जरूरत है तो उसकी मदद करे, ऐसे फोटो वगैरह है। जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं जो रोड पे ऐसे ही डैमेज इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको कोई लेने वाला नहीं होता, तो उसके लिए लिखा है आई नीड यू। तो उस पर कुत्ते के ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे वो देख के बोल रहा है कि मेरी मदद करो करके। तो ऐसे पोस्टर बना के मैंने रखे हुए, और नीचे मैंने वो बड़े बड़े अक्षर में रेड कलर में लिखा हुआ है कि मैं 2033 से मेरी जो भी प्रॉफिट हो गए उसका 33% उसके लिए मैं निकालूँ, वो लिख के रखा है बड़े वर्ड में। तो ये मेरा ड्रीम है। और मैं मेरे स्टाफ की हर 15-20 दिन में एक बार मीटिंग लेता हूँ, सबको खाने के लिए बाहर ले जाता हूँ और वहाँ पे गार्डन वगैरह में बैठते हैं। फिर ऐसे ही ग्रुप में बैठ के हम उसको सबका एक दूसरे का ड्रीम अलाइन करते हैं, सबको क्या ड्रीम है क्या। फिर बाद में मैं मेरी बात रखता हूँ कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आपको जीवन में चाहिए क्या, आपको जीवन में क्या चाहिए, आप क्यों मेरे यहाँ काम कर रहे हो या दूसरी जगह क्यों काम करने जाओगे। तो वो सब अपना अपना जो भी पोजीशन वो बोलते हैं। फिर बाद में मैं बोलता हूँ अगर मैं आपका हर प्रॉब्लम सोल्व कर दूं, आपके लिए रहने का मकान बना दूं, आपके बच्चों को पढ़ने की फीस दे दूं, आपको इवेंट के लिए मैं पैसा दे दूं, आपके बच्चों के शादी के लिए मैं पैसा दे दूं, आपको दवाई की जरूरत पड़े तब दवाई दे दूं, और आपको जो चीज़ पे जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है वहाँ पे कंपनी आपको हेल्प करे, तो आप ऐसी कंपनी के साथ रहना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। बस तो वो काम ये कंपनी जो निजानंद नेचुरल्स एंड ऑयल है वो आपके सारे सपने पूरे करेगी। आपको खाली काम करने पैसा भी मिलेगा और आपकी सारी ज़रूरत भी पूरी, इवन आपके रहने का मकान भी कंपनी देगी। वहाँ तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे को खाली आपसे इतनी मदद चाहिए कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे को हेल्प करो, मैं आपकी जीवन बदल दूँ। बस मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, ये कंपनी रहनी चाहिए। बस ये ध्येय से आप दिन रात लगन से काम करो, आपको जीवन में कहीं काम जाने की जरूरत नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते आपको इतना पैसा मिलेगा। और आप जो भी 15 आदमी मेरे यहाँ बैठे हो ना, वो जीवन में आप कहीं भी मार्केट में जाओगे ना तो आपकी वैल्यू होगी ना, आपको लोग पूछेंगे कि आप अच्छा आप इस कंपनी में काम करते हो, यार ताली वाला काम है यार। बस वो वैल्यू अगर चाहते हो तो बस मेरे को खाली आपका जो समय, आपकी ईमानदारी और आपका जो आपका स्किल है वो बस मेरे को चाहिए। आपको उसके बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस ये मेरी स्टोरी है, और मैं अकेला नहीं, सबको लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैं जब वो परिस्थिति में, जब मैंने बताया कि जीने मरने की हालत में था, भगवान जी को मैंने उस टाइम पे जैसे मेरे को लगा कि 2 घंटे है ना, तब मैंने एक बार, कोई बोलते हैं ना सच्चे दिल से अगर कोई चीज़ निकल गई तो भगवान के पास पहुँच जाती है। तो मैंने भगवान कृष्ण जी को मैं बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई सामने ही मेरा फोटो लगा था, तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी कुछ ना कुछ तो ऐसी रही होगी, जो मैंने कुछ अगले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मेरे को ये आज भुगतना पड़ा। अगर मेरे को नया जीवन मिला ना, तो मैं जीवन में तेरे लिए काम करूंगा और दूसरों के लिए काम करूंगा। भले मेरा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ रहेगा,
लेकिन मेरा जीवन है ना 75% दूसरों के लिए होगा, 25% मेरे के लिए होगा बस। तो अगर आपको ऐसा सूटेबल लगता है ना तो आप मेरे को हेल्प करिए, तो हम दोनों मिल के काम करेंगे। तो आज मैं और कृष्ण जी साथ में मिल के काम कर रहे हैं, और मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो उनको साथ लेके जाता हूँ और साथ लेके जाता हूँ। ये स्टोरी है अपनी, सिंपल। उस टाइम पे सर देख रहे हैं ना, किसी ने मौत को नजदीक से तो नहीं देखा होगा, तो मैं खाली उसकी एक स्टोरी खाली छोटी सी बताऊं। तो बोलते हैं ना, जैसे जान शरीर से निकलती हो ना, तो वो कैसे निकलती है, तो मैं खाली उसका मैंने जो महसूस किया मैं बताता हूँ। तो मैं बेड पे सोया हुआ था, तो बेड पे सोया हुआ था, मेरे को लग रहा था कि मैं सुबह नहीं निकालूंगा, लग ही रहा था कि सुबह नहीं निकलेगी। तो फिर धीरे धीरे पहले मेरी आंखों की रोशनी जा रही थी, रोशनी गई पहले आंखों की रोशनी गई। फिर मेरी बीवी को बताया कि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे को हॉस्पिटल पहुंचो, मेरे पास 2 घंटा भी नहीं है। तो फिर गाड़ी में ले जा रहे थे ना, तभी मेरा जो 2 पैर थे ना वो चलना बंद हो गए। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ 2 चलने बंद हो गए, हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। वहां पे जब बेड पे मेरे को लेटाया ना, तो मालूम पड़ा, मैं खाली नजर थोड़ी बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर मैं सोया था ना, तो लग रहा है कि यहाँ से जान निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और हाथ से अंदर से आ रही है। पूरा महसूस हो रहा था कि अंदर से जा रहा है सब, अंदर से जो धीरे धीरे जो भी चीज निकल रही थी ना, महसूस हो रहा था कि सब जा रहा है। तब मालूम लास्ट में पड़ गया कि मेरे पास 1 घंटा है मुश्किल से। और वो कंडीशन के अंदर मैंने इसको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा था। वो जो कंडीशन थी ना, वो 5 दिन का, जो मैंने बताया कि 5 दिन थे, वो कंडीशन में इसको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा था। इसको पहले से मैंने बोल के रखा था कि इसको कैसे भी हो इसको गुरुकुल में भेज देना, हालांकि मेरी कोई भी हालत हो। ये जब गए ना, तो वो 5 दिन का जो चैप्टर है ना, मेरे को कुछ याद ही नहीं कि मैंने किसी को कुछ बोला है। वो छोटा मेमोरी लॉस होता है ना, 5 दिन की मेमोरी मेरी लॉस है, मेरे को कुछ याद नहीं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये सब बंद हो रहा है, ये इन लोगों ने मेरे को बताया, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये चीज हो रही थी मेरे को, और मैं उनको बता रहा था। लेकिन मेरी मेमोरी तो चली गई थी, जो महसूस हो रहा था वो शायद बोलता था मैं। लेकिन ये चीज हुई कि हम दिख रहा है कि जान जा रही है। लास्ट में ऐसा पॉइंट में लगा कि भाई जा रही है, तब भगवान से प्रार्थना कर दी मैंने। तो भगवान ने जीवन दिया है, तो फिर उसी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।